नमस्कार बच्चों, मैं हूँ हर्षिदा जवाहर नवोदय विद्यालय डांग से। आज के सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि पिछले सेशन में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का जो तीसरा चैप्टर है हिमालय की बेटियाँ, उसका अध्ययन कार्य शुरू किया है। शुरुआती दौर पर हमने इस पाठ के जो लेखक है नागार्जुन, उनका जीवन परिचय प्राप्त किया। उसके अतिरिक्त इस पाठ में आने वाले हिमालय पहाड़, जो कि मुख्य एक उसे उपमा दी गई है, उस हिमालय पहाड़ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हिमालय कैसा है, कितना बड़ा है, उसे पर्वतराज माना गया है, उसकी शोभा बहुत प्रशंसनीय है, बहुत विशाल विराट रूप में वो फैला हुआ है। हमें जिंदगी में एक बार उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखने अनिवार्य रूप से जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी बातें हमने हिमालय से जुड़ी हुई देखी थी। उससे आगे चल के हमने पाठ का अध्ययन भी शुरू किया था। कम से कम 1-2 अनुच्छेद को हमने पढ़ा भी था, उससे संबंधित उसके कठिन शब्दार्थ को देखा था और उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न अभ्यास का भी हमने अध्ययन कार्य किया था। इससे भी अगले सेशन में हमने इसी अनुच्छेद को देखा था। तो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पूर्व हम पिछले अनुच्छेद पर हल्का सा प्रकाश डाल देंगे, ताकि हमारी जो ये कथा है वो आराम से आगे बढ़ सके। ठीक है, पुनः एक बार हल्के से इस पर प्रकाश डालते हुए कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुनते ही लेखक कहते हैं कि अन्य नदियां हमें याद आ जाती है, जैसे रावी, सतलज, बियास, चनाब, झेलम इत्यादि, है ना। ये छोटी बड़ी नदियां सभी बेटियों के रूप में हमारे सामने नाचना शुरू कर देती हैं। फिर वो कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अपने आप में वास्तविक रूप में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दयालु हिमालय जो है उसकी बूंदें पिघलती है। अक्सर बर्फ पिघलता है ना। जब गर्मी का तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो जहाँ पर बर्फ होता है वो पिघलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बर्फ पिघलता है और उसके चलते उसकी एक एक बूंद जाने इकट्ठा हो करके इन बड़ी महानदियों के रूप में इकट्ठित और प्रवाहित होती रहती है। और कहते हैं कि वो सौभाग्यशाली समुद्र है जिसे ये पर्वतराज हिमालय है, उनकी ये दो मुख्य बेटियां, उसका हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो यहाँ तक हमने देखा था कि किस प्रकार से दो नदियों के चलते बाकी नदियों की भी हमारे सामने प्रशंसा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए अनुच्छेद की ओर, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पर लेखक नदियों की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि जिन लोगों ने मैदानों में, समतल मैदानों में इन नदियों को बहते हुए देखा होगा, उन्हें शायद ही अंदाजा होगा, उन्हें शायद ही अनुमान हो पाएगा कि बूढ़े हिमालय की गोद में पहले ये नटखट बेटियां कैसे खेली होगी। जिस प्रकार से बेटियां अपने पिता की गोद में खेलती है, उछलती है, कूदती है ना। तो उसी प्रकार से नदियां पूर्व में तो हिमालय पहाड़ से निकलती हैं, तो वहां से तो वो झरनों के रूप में उछलती, कूदती, दौड़ती, फांदती आती हैं। तो कहते हैं कि जिन लोगों ने इन्हें नीचे समतल जमीन पर बहते हुए देखा, उन्हें ये अंदाजा नहीं होगा, ये शायद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वो हिमालय जो उनके पिता के स्वरूप में है, उनकी गोद में कैसे वो खेली होगी, है ना। तो जैसे हर बेटियां अपने पिता की गोद में बचपन में खेलती हैं, तो ये भी वहां पर उछलती, कूदती, खेलती रही होगी। और कहते हैं कि
ये नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, पहाड़ पर जो लोग रहते हैं उन्हें ये नदियाँ भले लुभावनी प्रतीत न हो, मनमोहक न लगे, भले उन्हें आकर्षित करने वाली न हो, लेकिन मुझे अर्थात लेखक कहते कि मुझे तो उसका रूप, ये नंग धड़ंग रूप इतना लुभावना, मतलब मन को मोहने वाला, एकदम आकर्षित करने वाला, इतना लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि मेरा मन हो गया कि मैं हिमालय को ससुर बना दूं। हिमालय को ससुर की उपमा दे दी और समुद्र को उनका दामाद बना दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हिमालय को पिता की उपमा दी गई है, उनकी बेटियों के रूप में नदियों को बताया गया है। ये नदियाँ बहती हुई दौड़ती दौड़ती कल कल बहती हुई कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में मिलती है। समुद्र और नदियों का वहाँ पर मिलन होता है। तो कहने का मतलब है कि लेखक कहते हैं कि उसका ये रूप देखकर मुझे तो उन दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित करने का मन हो गया कि हिमालय जो पिता के रूप में है, बेटियों के पिता के रूप में जो हिमालय है, उनको मैंने ससुर का नाम दे दिया, और जो नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं तो मैंने उन्हें पति की उपमा देते हुए उन्हें दामाद का रूप दे दिया। तो इस प्रकार से लेखक ने हिमालय पहाड़ और समुद्र के बीच में ससुर और दामाद दोनों का संबंध स्थापित कर दिया। क्योंकि नदियों को तो पहले से ही बेटी के रूप में गिना गया है, तो जब हिमालय की बेटियां हो गई नदियाँ, तो नदियाँ मिल गई सागर में, तो सागर हो गया उनका पति। तो उस हिसाब से हिमालय का वो लग गए दामाद, समुद्र हिमालय पर्वत का दामाद बन गया। तो इस हिसाब से लेखक कहते हैं कि मुझे तो उन दोनों के बीच में ये ससुर और दामाद वाला संबंध देखने को मिला, और मुझे तो ये संबंध स्थापित करने में बिल्कुल शर्म या संकोच नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल खुले मन से हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद की उपमा दे दी और उन दोनों के बीच में संबंध को दर्शा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलज, गंगा, सरयू आदि बहुत सारी नदियों के बारे में हमने जाना, और हिमालय और समुद्र के बीच के जो घनिष्ठ संबंध था उसकी जो उपमा दी है, उसका जो लेखक ने नाम दिया, उसके विषय में भी हमने जाना। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दार्थ का अभ्यास हम करते हैं। तो लीजिए कठिन शब्दार्थ आपके समक्ष। पहला है प्रवाहित। प्रवाहित का अर्थ होता है बहाया हुआ या बहता हुआ। ठीक है, आगे है आकर्षक। आकर्षक का अर्थ होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द हम आगे भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन इत्यादि। उसके पश्चात है वास्तव। उसका अर्थ होता है हकीकत। क्या होता है? हकीकत। तत्पश्चात है स्वयं। स्वयं का अर्थ होता है मैं, खुद, अपने आप में, तो स्वयं अर्थात खुद। आगे है समुद्र। समुद्र के बहुत सारे अर्थ हम आगे देख चुके हैं, जैसे रत्नाकर, सागर, सिंधु, पयोधी, जलनिधि, है ना, बहुत सारे उसके अर्थ होते हैं। तत्पश्चात है सौभाग्यशाली। क्या है? सौभाग्यशाली, जिसका अर्थ होता है भाग्यवान, जिसका शुभ भाग्य होता है वो भाग्यवान। आगे है श्रेय। श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है यश। क्या होता है? यश। आगे है लुभावना। आगे का शब्द है लुभावना, और लुभावना का अर्थ होता है मन को मोहने वाला। जैसे मैंने पहले ही बोला था, मन को लुभाने वाला, मन को मोहित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। तत्पश्चात है झिझक। झिझक, झिझक का अर्थ होता है शर्म या तो फिर हिचक। झिझक का अर्थ होता है शर्म या तो हिचक। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कठिन शब्दार्थ का भी अभ्यास किया। अब इस अनुच्छेद से जुड़े हुए कुछ एक प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। आप ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
और उसके उत्तर को अनुच्छेद में से ही ढूंढने का प्रयास कीजिए। आपको उसके उत्तर बिल्कुल अनुच्छेद में से मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आंखों के सामने कौन नाचने लगता है? पुनः एक बार प्रश्न को दोहराती हूँ, आंखों के सामने कौन नाचने लगता है? दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में महानद किसे कहा गया है? इस पाठ में महानद किसे कहा गया है? तीसरा प्रश्न आपके लिए, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद अंततः कहाँ मिल जाती है? प्रश्न को पुनः एक बार फिर से दोहराती हूँ, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद अंततः कहाँ मिल जाती है? चौथा प्रश्न, प्रवाहित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आप देखिए, प्रवाहित शब्द में प्रत्यय है, हम जैसे आगे भी पढ़ चुके हैं, है ना, विवाहित, तो उसमें भी कौन सा प्रत्यय आता है? तो उसी प्रकार से प्रवाहित शब्द है, उसमें कौन सा प्रत्यय आया है वो आपको शब्द में से ढूंढ के लिखना है। मूल शब्द क्या है और प्रत्यय उसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है वो आपको अलग करके उसका आंसर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया प्रश्न, हिमालय और समुद्र के बीच कौन सा रिश्ता बनाया गया है या बताया गया है? हिमालय और समुद्र के बीच कौन सा रिश्ता बताया गया है? हमने आगे ही अनुच्छेद में पढ़ा है कि हिमालय को क्या कहा गया है और समुद्र को क्या कहा गया है, और उन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता बताया गया है, वो आपको अनुच्छेद में से मिल जाएगा। आगे का अंतिम प्रश्न, समुद्र के अन्य दो पर्यायवाची शब्द दीजिए। समुद्र शब्द के अन्य दो पर्यायवाची शब्द दीजिए। इसका उत्तर भी आपको बिल्कुल, इससे पिछले वाली स्लाइड में ही हमने कठिन शब्दार्थ जब उसका अभ्यास किया तो उसमें ही इसका आंसर आ गया है। आपको इसका आंसर उसमें से मिल जाएगा, तो उत्तर आपको उसमें से ही मिल जाएगा, आप ढूंढिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद, उसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ और उससे संबंधित कुछ एक प्रश्नों को देखा। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं निबंध के अंतिम पड़ाव की ओर। क्या कहते हैं यहाँ पर देखते हैं। पहले तो आपके सामने मैंने नदियों का भी चित्र दिखाया है कि नदियाँ कैसे पहाड़ों में से निकलती है और बहती है। आगे बढ़ते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर कालिदास की बात आई है बच्चों। कालिदास संस्कृत साहित्य के मूल्यवान साहित्यकार में से एक थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक और बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उनकी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी वो थी मेघदूत। और मेघदूत में एक पात्र आता है यक्ष। यक्ष किसी कारणवश यक्ष को बंदी बना लिया जाता है और वो जो उसकी प्रेमिका होती है, उनकी प्रेयसी होती है, उससे जुदा हो जाता है। और उस समय क्या होता है कि ऐसा ही आषाढ़ माघ बारिश का मौसम रहता है, तो उसे अपनी प्रेयसी की बहुत याद आती है। अब वो चाहता है कि अपनी प्रेयसी को संदेशा भिजवाए, लेकिन किस प्रकार से, तो इसमें उसका उल्लेख हुआ है
वो विरही यक्ष की बात इसमें बताई है कि वो किसके द्वारा अपनी प्रियतमा को, अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने मेघ को दूत बनाया था। किसे बनाया था? मेघ। मेघ अर्थात बादल, बादल, घन बादल। तो उन्होंने मेघ को दूत, संदेशवाहक बनाया था और दूत के जरिए, मेघ दूत के जरिए उन्होंने अपनी प्रेयसी को प्यार का संदेश भिजवाया था, जब वो विरह के समय में कहीं बंदी बने हुए थे। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। लेखक को भी नदियों को देखकर ये मेघदूत वाली बात, ये यक्ष वाली बात अचानक से याद आ गई और उन्होंने वो हमारे साथ साझा कर ली, हमारे साथ शेयर कर ली। तो उन्होंने सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का ये रूप पसंद था। हो सकता है कि जब वो महाकवि ने ये कथा लिखी होगी, ये नाटक लिखा होगा, तो उस समय उन्हें भी ये नदियों का रूप बेहद पसंद आया होगा। तभी जाकर उन्होंने अपने इस जो उनकी रचना थी उसमें उन्होंने नदियों के रूप को भी लिया है, नदियों के नाम को भी लिया है, नदियों का उल्लेख भी किया है। वो कहते हैं कि दरअसल मेरा तो ये मानना है, लेखक का मानना है कि नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में जो भी कोई देखेगा, उसके लिए यही परिणाम होगा कि वो कहीं न कहीं इन नदियों का उल्लेख करेगा, चाहे अपनी रचनाओं में, चाहे अपनी बात में, हाँ, चाहे अपनी कोई भी कथा कहने में। तो कहते लेखक कि जो भी नदियों के इन अच्छे रूप को कहीं पर भी देखेगा, वो कहीं न कहीं परिणाम स्वरूप इसका नाम कहीं न कहीं लेता रहेगा। तो इस प्रकार से कालिदास का जो मेघदूत नाटक है उसमें भी नदियों की बात का उल्लेख बखूबी रूप से किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? बिल्कुल नहीं, कोई हर्ज नहीं है भाई। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो लेड अर्थात तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली लग रही थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। काका कालेलकर जो लेखक है उन्होंने यहाँ पर नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता अर्थात पूरे विश्व की, लोगों की माता, जो जन कल्याण के लिए होती है। वो कहते हैं कि नदियों को लोक माता काका कालेलकर जी ने कहा है। लेकिन आगे वो कहते हैं कि माता, उनको माता मानने से पूर्व अगर हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम नदियों को माँ के रूप में, बेटियों के रूप में, बहन के रूप में, बहुत सारे रूप में देख ही सकते हैं, उनको स्वीकार्य भी कर सकते हैं। उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि अगर हम इनमें प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? प्रेयसी अर्थात हम जिनसे प्रेम करते हैं वो। तो बोलते नदियों को भी हम प्रेमिका की उपमा दे सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। हम इसे माँ, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका या बहन के रूप में भी हम इनके साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। वो कहते हैं बहन का स्थान तो बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लोगों ने नदियों को दिया ही है। तो वो कहते हैं कि इन संबंध के चलते मेरा भी मन
एक दिन बहुत उदास था, मेरे मन में भी बहुत सारी भावनाओं का उतार चढ़ाव था। जब मन उचाट था तो तिब्बत की बात है कि एक दिन उन्होंने क्या किया, सतलज नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। कभी कभी होता है ना, हमारा मन भी उदास होता है, बेचैन होता है, अशांत होता है, हमें कहीं कुछ चैन नहीं होता है। तो यही हाल लेखक का था। तो लेखक उस दिन सतलज नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और वो वक्त दोपहर का था। दोपहर का समय था, नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। उनकी तबीयत भी थोड़ी अस्वस्थ लग रही थी, उन्हें नादुरुस्ता महसूस हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर नदी में लटका दिए, मतलब नदी के पानी में अपने पैर हल्के से डुबो दिए। थोड़ी ही देर में मानो वो कहने लगे कि वो प्रगतिशील जल ने, मतलब वो जो एकदम चेतनाशील जल था, उसकी जो ठंडक थी, उसने मुझ पर असर डालना शुरू किया। मेरा तन और मेरा मन जो दोनों ही अस्वस्थ थे, नादुरुस्त थे, दोनों ही ताज़ा होने लगे। मैं एकदम से स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ फील करने लगा, अर्थात महसूस करने लगा, और मेरा तन मन सब तरोताज़ा होने लगा। और उसके साथ ही मैं हल्के हल्के स्वर में मन ही मन में गुनगुनाने लगा। तो देखो बच्चों, कभी कभी ये होता है, हम भी अगर नदी समंदर के किनारे जाते हैं तो हमें भी अपने पैर नदियों में डुबोना, ऐसे चल 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 छल 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 करना पसंद होता है। तो लेखक का भी मन एक दिन उदास था, वो भी सतलज नदी के किनारे गए, नदी में अपने पैर रखे कि तुरंत ही उस जल ने अपना असर, अपना जादू करना शुरू कर दिया। लेखक जो अस्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहे थे, एकदम से उनका मन स्फूर्तिवान होने लगा, तन मन तरोताज़ा होने लगा, और अपने आप ही वो हल्के से स्वर में गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे, देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। है ना, बहुत ही सुंदर रूप से लेखक इन शब्दों को गुनगुनाने लगे, सतलज नदी के जय जयकारा करने लगे। हिमालय को जो पहले से पिता माने थे, तो उसकी भी उपमा देकर के उनकी भी प्रशंसा करने लगे, और नदियों की भी प्रशंसा करने लगे। कहते कि तुम्हारा जो चित्र है, तुम्हारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, बहुत ही दर्शनीय और बहुत ही उम्दा है। तो इस प्रकार से पूरे पाठ में शुरू से लेके अंत तक लेखक ने नदियों की जो महत्ता है, नदियों का जो मूल्य है, और नदियों के साथ लोगों का जो संबंध है, उसको हमारे सामने रखा है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियों की बात हमारे सामने की, और हिमालय और नदियों के बीच का जो घनिष्ठ संबंध है बाप और बेटी का, उस भावना को भी खरे रूप में हमारे सामने रखा। हमारे सामने या हमारे साथ उन्होंने अपने नदियों से जुड़े हुए विचारों को साझा किया। समुद्र के साथ नदियों का मिलन होने पर हिमालय और समुद्र के बीच में जो ससुर और दामाद का एक संबंध स्थापित होता है, उसकी बात भी हमारे सामने रखी है ना। तो इस प्रकार से लेखक ने बहुत सारे अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए जो अनुच्छेद हमने देखा, उसमें से कुछ एक जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, उसका अभ्यास भी हम कर लेते हैं बच्चों। प्रतिदान, प्रतिदान का अर्थ होता है लौटाना, वापिस देना, लौटाना। प्रेयसी, हमारी बात हो गई है, प्रेयसी का अर्थ होता है प्रेमिका। तत्पश्चात है चंचल, चंचल का अर्थ होता है अस्थिर। पश्चात है नतीजा, नतीजा अर्थ होता है परिणाम। आगे है समतल, समतल का अर्थ होता है बराबर जमीन। आगे है लोकमाता, कल्याणकारी।
सबका कल्याण करने वाली, कल्याणकारी। उसके बाद है उचटना। उचटना का अर्थ होता है मन का न लगना। कभी कभी हमारा मन उचट जाता है ना, कहीं मन लगता नहीं, तो उसे कहते हैं उचटना, मन का कहीं न लगना। आगे है अचरज। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। तत्पश्चात है मुद्रित। मुद्रित, मुद्रित का अर्थ होता है प्रसन्न। आगे है खुमारी। क्या है? खुमारी। खुमारी का अर्थ होता है आलस। तत्पश्चात है अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है अनोखा। क्या होता है? अनोखा। और अंतिम शब्द है शक्ल। शक्ल का अर्थ होता है सूरत। क्या होता है? सूरत। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पाठ का अध्ययन किया, लेखक की भावनाओं को, उनके विचारों को हमने जाना, पाठ में आने वाले कठिन शब्दार्थ का, उससे जुड़े हुए कुछ एक प्रश्नों का अभ्यास भी हमने किया। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रुकेंगे। अगले सेशन में जब हमारी भेंट होगी तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इस अनुच्छेद से जुड़े हुए कुछ एक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उसके अतिरिक्त इस पाठ में जो हिमालय की बात कही गई है, नदियों की बात कही गई है, तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी भी हम एकत्रित करेंगे। तभी तक आप अपने घरों में स्वस्थ, सलामत, सुरक्षित रहे, बिना काम बाहर न निकले। पुनः हमारी भेंट होगी, तब तक सभी सलामत रहे। धन्यवाद।